मेरा नाम नवीद है। मैं एक हाई स्कूल का तालिबे इल्म हूँ। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मेरे वालिदैन दोनों को कारोबारी कॉन्फ्रेंसेस के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और मुझे घर में अकेला छोड़ने की बजाय उन्होंने मुझसे किसी के साथ रहने को कहा। हालांकि मैं वाकई खुद को संभालने के काबिल हूँ। मुझे अकरम का ख्याल आया। हालांकि हम बिल्कुल बेहतरीन दोस्त नहीं हैं, लेकिन हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद से हम एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहे हैं। हम दोनों किताबी किस्म के लोग हैं और हम दोनों को साइंस फिक्शन पसंद है, इसलिए एक हफ्ते के लिए साथ रहने के लिए वो मुनासिब शख्स लगा। मैंने स्कूल में इससे बात की और इसने बाद में अपनी माँ से पूछा और फ़ोन करके बताया कि ये ठीक रहेगा। राबिया यानी इकरम की माँ अच्छी हैं। वो शायद अपनी 40 की साल के दरमियान में हैं। मेरी माँ से थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी इस तरह पुरकशिश हैं जैसे कुछ पुख्ता उम्र ख्वातीन होती हैं। मुझे नहीं मालूम कि अकरम की वालिद शफीक के साथ क्या हुआ था। इकरम कभी उनके बारे में बात नहीं करता और मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। अब मेरे वालिदैन मुझे छोड़ने आए तो वो इनसे मिलने और घर के क़वानीन पर बात करने बाहर आए। इकरम की वालदा उनके साथ काफ़ी सख्त हैं। इसे 9 बजे तक बस्तर पर होना चाहिए और उसे इंटरनेट की वो आज़ादी नहीं है जो मुझे घर पर है। लेकिन मेरे वालिदैन ने कहा कि मैं उनके घर में रहते हुए अपने वालिदैन के क़वानीन के मुताबिक चल सकता हूँ। इकरम और इसकी माँ का एक खूबसूरत 2 मंजिला घर है, जिसमें दूसरी मंजिल पर एक लंबे बरामदे के दोनों तरफ बेडरूम्स हैं। मैं इकरम के बहन के कमरे में रहा क्योंकि वो कॉलेज में थी। कमरा ठीक था, सिवाय इसके कि सब कुछ गुलाबी रंग का था और सामने के सहन की तरफ देखने वाली एक खूबसूरत खिड़की थी। बरामदे के दूसरी तरफ एक मुतालिया का कमरा था जिसमें सवानह उम्रियों और अफसानों का अच्छा मजमुआ था। यही वो जगह थी जहां बच्चों के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर रखा गया था। इकरम का कमरा मेरे कमरे यानी इसकी बहन के कमरे के बिल्कुल साथ था और एक मुश्तरका बाथरूम दोनों कमरों को जोड़ता था। बरामदे के आखिर में मास्टर बेडरूम था। इसकी माँ ने वाज़ेह कर दिया था कि बरामदे में उनके हिस्सा में घूमना ममनुआ है, लेकिन बाकी घर में मैं तकरीबन कहीं भी जा सकता हूँ। अपने वालिदैन के ना होने के अलावा इकरम और इसकी माँ के साथ रहना बिल्कुल घर जैसा था। सुबह उठो, नाश्ता करो, दांत ब्रुश करो, इकरम की माँ से बड़ी गले मिलो और थपकी के बाद स्कूल जाओ। घर वापस आओ, पढ़ाई करो, खाना खाओ। अगर होमवर्क मुकम्मल हो तो थोड़ी टीवी देखो और सोने चले जाओ। अकरम को मुझसे 1 घंटा पहले सोना पड़ता था और इसकी माँ शाम को मुझे तकरीबन अकेला छोड़ देती थी। मैं उनका कंप्यूटर इस्तेमाल करता, अपने व्हाट्सएप दोस्तों से बात करता और नौजवान लड़कों की मामूल की सरगर्मियाँ करता। वीकेंड वाकई मज़ेदार था। इसकी माँ हम दोनों को 20 बाल के खेल पर ले गए। इकरम हिफ्ता की रात डेट पर गया, लेकिन इसके अलावा हम भाइयों की तरह साथ थे। फिर की सुबह इकरम नाश्ते के लिए नीचे नहीं आया। जब मैंने उसकी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत या नासाज़ियह है और स्कूल नहीं जाएगा। इन्होंने मुझे हाज़िरी दफ्तर के लिए एक नोट दिया। फिर मामूल की तरह सुबह की सलाम और मुलाकात और कोलाहे पर थपकी दी और मुझे रुखसत किया। लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो अमला सबको वापस घर भेज रहा था। तामीराती अमले, कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी ने पानी की मेन लाइन काट दी थी, इसलिए बाथरूम बंद थे। मैंने कंधे उचकाए, मुड़ा और घर वापस आ गया। मैं पिछले दरवाजे से अंदर आया और किचन से दूध का गिलास लिया। जब मैं पी रहा था, मुझे ऊपर से ऊंची आवाज़ें सुनाई दें। मैं तजस्सुस से भर गया। मैंने अपना गिलास नीचे रखा और लिविंग रूम से होते हुए सीढ़ियों तक गया। मैं अल्फाज समझ नहीं सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे राबिया किसी चीज़ पर बहुत गुस्से में है। मैं जासूसी नहीं करना चाहता था, लेकिन इकरम मेरा बेहतरीन दोस्त की तरह था, इसलिए मैं खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़कर लैंडिंग तक गया।
ऊपर पहुंचकर मैंने एहतियात से कोने के पीछे से झांका। शोर मास्टर बेडरूम से आ रहा था। मैंने अपने जूते उतारे और कालीन पर दब्बे पांव चलते हुए बरामदे में आगे बढ़ा। जब मैं इकरम के कमरे तक पहुंचा, दरवाज़ा खुला था और मैंने देखा कि उसका कमरा खाली था और बस्तर ताज़ा लगा हुआ लग रहा था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जैसे जैसे बरामदे के आखिर के करीब पहुंचा, मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और मुझे बातचीत समझने के लिए दरवाजे के पास तक जाना पड़ा। राबिया इकरम पर बहुत गुस्से में थी, और सिर्फ इसलिए कि घर में एक दोस्त ठहरा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं था कि वह अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता था। वो अभी भी खानदान का हिस्सा था और इसे उन जिम्मेदारियों को पूरा करना था। मुझे नहीं मालूम था कि वह क्या करना भूल गया था, लेकिन ये कोई बहुत अहम चीज़ होनी चाहिए था जो मोहतरमा राबिया को गुस्सा दिला रही थी। तभी मैंने पहली बार थप्पड़ की आवाज़ सुनी, जिसके बाद एक धीमी सी कराह आई। मैं यकीन नहीं कर सकता था। क्या इकरम की माँ अभी भी इस उम्र में इकरम को मार रही थीं? मुझे देखना था। जब मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोला, मैं अभी भी बराह रास्त कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन पछली दीवार पर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक आईना था जिससे मुझे कमरे का नज़ारा दिखाई दे रहा था। है मेरे खुदा, इकरम की माँ कमरे के दरमियान में खड़ी थीं, बिल्कुल नंगी, लंबी मजबूत टांगें, लंबे केसरी बाल जो उसके कमर तक पहुँच रहे थे। मेरे नज़र पड़ते ही उनका सीना नुमायाँ हुआ। एक मुकम्मल खातून। मुझे दोबारा थप्पड़ की गूंज सुनाई दी, मगर अपनी पोजीशन से इकरम नज़र नहीं आ रहा था। वो सख्त थप्पड़ों के साथ साथ तनकीद और कोस रही थीं, जो मुकम्मल तौर पर मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। कुछ बातें शायद इसके वालिद के जाने के बाद घर का सरबराह होने के बारे में, और कुछ एक लड़के और ख़ानदानी इमलाक की हिफाजत से मुताल्लक। अचानक टेलीफोन की घंटी बजे। मैं खौफ से कांप गया। राबिया फ़ोन उठाने के लिए मुड़े और मुझे पहली बार इकरम की झलक मिली। यकीनन वो इकरम ही था, अगरचे मैं सिर्फ पलंग के किनारे से लटकती 2 टांगें देख सकता था। मैं हैरत से मुंह खोले खड़ा रहा जब तक कि इनकी फ़ोन पर बातचीत मेरे जहन में ना उतरी। राबिया ने फ़ोन पर कहा, पानी की पाइप, और आप मुझे अब बता रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे यकीन है वो अभी घर पहुंचने वाला है। हाय खुदा, अब मैं मुसीबत में था। मैं मुड़ा और पांव दबाकर दौड़ते हुए राहदारी से नीचे आया। मोड़ पर घूमते हुए तकरीबन सीढ़ियों से गिर गया। मैंने जल्द अज जल्द एक सैंडविच बनाया ताकि लगे कि मैं पूरे वक्त नीचे ही था। इसे आधा करके एक हिस्सा किचरे में फेंक दिया। मैं अपना हिस्सा खा रहा था जब वो कुछ लम्हों बाद नमूदार हुए। इनकी निगाहें शक से भरी थीं और इसने हल्का सा गाउन पहन रखा था जो उनके जिस्म को छिपा नहीं पा रहा था। मैंने मासूमियत का मुजाहिरा किया, कोशिश कर रहा था कि मेरी नज़रें उनके कुंधों से नीचे न जाएं। हेलो राबिया, स्कूल में कोई परेशानी थी और हम सबको वापस भेज दिया। लगता है इकरम की क्लासेस नहीं छूटेंगी। मैंने अपने सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए कहा, भूख लगी थी तो कुछ खाने को बना लिया। माफ़ कीजिएगा, शायद मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मैं वापस आ गया हूँ। बताइए, इकरम कैसा है? वो दरवाजे में खड़ी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई अपनी थाली मैं कोई अजीब चीज़ देख रहा हो। ऊपर की मंजिल में देखी हुई मंजर कशी मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। मैं जज्बाती कैफियत में था। आखिरकार वो बोले, नवीद, तुम्हारा चेहरा सर्ख हो रहा है, तुम ठीक तो हो? फिर उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि दोनों लड़के एक साथ बीमार पड़ जाएं। वो मेरी तरफ बढ़ें और मेरे पीछे खड़ी होकर अपनी ठंडी हथेलियों से मेरी पेशानी छुई। वो मेरे करीब झुकी हुई थीं। इनका नरम मेरे सिर के पीछे महसूस हो रहा था। तुम पसीने में नहा रहे हो डियर। मैंने स्कूल से दौड़कर आने का बहाना बनाया, मगर वो कायल नहीं हुए। वो कोठरी से 2 नीली गोलियां ले आए। ये लो, उन्होंने हुक्म देते हुए कहा। गोलियां कड़वी थीं, मगर दूध ने जायका धो दिया। खाना ख़त्म करो और बस्तर पर जाओ। नौजवान, तुम मज़ीद स्कूल नहीं छोड़ सकते।
اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری دیکھ بھال کے لیے والدین کو بلانا پڑے۔ وہ چلی گئیں اور میں نے سینڈوچ ختم کیا۔ شکر ہے کہ میں ان سے ٹکرائے بغیر اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ اب مضبوطی سے بند تھا اور اکرم کا کمرہ خالی تھا۔ میں باتھ روم گیا اور ہاتھ دھونے کے بعد ریاضی کی کتاب اٹھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ واضح تھا کہ اکرم کے گھر میں کچھ ایسا چل رہا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ریاضی نے مجھے سلا دیا، ایک ہاتھ جیب میں تھا، اور میں نیم بیدار حالت میں جاگا جب رابعہ نے آواز دی۔ میں نے دروازے سے جھانکا۔ وہ ماسٹر بیڈ روم کے کھلے دروازے میں کھڑی تھیں، وہی نازک گاؤن پہنے، اشارے سے مجھے بلا رہی تھیں۔ نوید، ذرا یہاں آؤ گے؟ اکرم اور مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ گھر عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں گھبراہٹ سے اپنے کمرے سے نکلا، لینڈنگ پر میری نظر میرے جوتوں پر پڑی۔ یقیناً رابعہ کو معلوم تھا کہ میں جاسوسی کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ میرے بالکل سامنے آنے تک دروازے میں کھڑی رہیں، پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر مجھے روک دیا۔ میں نے ان کی گہری سبز آنکھوں میں دیکھا۔ نوید، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہتر تربیت ملی ہے، اور اکرم کہتا ہے کہ تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو۔ ان کی آواز سخت ہو گئی۔ کم از کم اب ہم تینوں اندر بیٹھ کر دل کی بات کریں گے، بالغوں کی طرح، اور کچھ معاملات طے کریں گے اس سے پہلے کہ تم یہ گھر چھوڑو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے والدین کو فون کر کے مجھے گھر بھیج دیں۔ مجھے اب اس کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ آخر کار یہ میری غلطی تھی۔ جب انہوں نے پیچھے ہٹ کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، میں نے ہمت کی اور اندر قدم رکھا۔ میں کمرے میں کھڑا ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ جب دروازے کے لاک ہونے کی آواز آئی، اکرم بستر پر نہیں تھا، وہ دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، پاؤں پھیلائے، سر جھکائے۔ میں نے اسے دیکھا۔ میرے سے بڑا تھا، گہرا لال رنگ جو میں نے جم میں کبھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ رابعہ نے میرے کندھوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے ان کا جسم اپنے سر کے پیچھے محسوس کیا، مگر میں چونک گیا جب محسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنے قریب پکڑا اور میری قمیض کے بٹن کھولنے لگیں۔ حرکت مت کرو نوید، انہوں نے کہا، اسے سمجھنے میں وقت لگے گا اور تم اس وقت بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ ان کی انگلیاں میری قمیض کھول رہی تھیں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر میری نظریں اکرم پر تھیں۔ اس نے سر اٹھایا تھا اور اپنی ماں کے ہاتھوں کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ اکرم نے اپنے والد کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا۔ اس کے کمینے والد نے ہمیں چھوڑ دیا ہے جب وہ 7 سال کا تھا۔ تب سے اکرم اور میں نے خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی کرے گا۔ ان کا ایک ہاتھ پر تھا اور دوسرا اکرم کی آنکھوں میں جو درد تھی وہ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ پوری صورتحال عجیب تھی، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں نے بات جاری رکھا، جبکہ میرے پیٹ پر رکھا ہاتھ میری پینٹ کے سامنے والے بٹن کی طرف سرکا۔ اب اکرم دوسرے نوجوانوں کی طرح برتاؤ کر رہا ہے اور حال ہی میں گھر کی کچھ ذمہ داریاں نظر انداز کر رہا ہے، ذاتی نوعیت کی ذمہ داریاں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے اس کی معمول کی سزا کیا ہے۔ اور اکرم نے واضح طور پر تھوک نگلا، جبکہ اس کا جسم اچانک پھڑکا۔ لیکن تمہاری موجودگی میں مجھے ایک خیال آیا ہے جو شاید اکرم کے لیے اور شاید ہم سب کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے۔ میری سانس میرے حلق میں اٹک گئی جب رابعہ میرے پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں، جاتے ہوئے اپنا جسم میرے ساتھ رگڑتی ہوئیں، اور ان کے ہاتھوں نے میری کھول کر نیچے کھینچ دی، جس سے میں سفید کاٹن کے میں رہ گیا۔ میری بے چینی سامنے نمایاں تھی۔ اس نے ایسے ہی جاری رکھی جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب ان کے ہاتھ آہستہ آہستہ میری ٹانگوں کے کناروں میرے جسم میں کپ کپی دوڑا رہے تھے۔ اس کی ماں نے کہا،
क्योंकि इकरम यहाँ तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार नहीं लगता। मैंने तजवीज़ दी है कि वो किसी और को अपनी जगह दे दे। इकरम को लगता है कि तुम अपनी खदमात पेश करने के लिए रजामंद हो नगे। मैं जवाब में कुछ कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सकता था। मैं चाहता था कि मैं भागकर कहीं छुप जाऊं और कभी वापस ना आऊं। इकरम ने तब हरकत की, टीढ़ी टांगों के साथ दीवार से हम दोनों की तरफ चलता हुआ। हर कदम के साथ इसका जिस्म और भी उठ रहा था। मेरे पीछे इसकी माँ ने उठकर मेरे कान में फुसफुसाया, बस एक लफ्ज़ कह दो नवीद, और तुम्हारे पास जब चाहो एक दूसरा ख़ानदान हो सकता है, बशर्ते का तुम हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखो। मैं वहीं खड़ा रहा जब मेरे दोस्त इकरम ने मेरे पास आकर अपना हाथ उसका हाथ किसी चीज़ से, और उसने, जब तक कि मुझे एहसास की शिद्दत से आंखें बंद करनी न पड़े, हाँ कह दो नवीद, इसने आहिस्ता से कहा। बुराहे कर्म, हाँ कह दो। कहीं मेरे जहन के पीछे एक आवाज़ चीख रही थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए निकल जाओ, लेकिन वो नए एहसासात की धुंध में दब गई जो मुझे घेरे हुए थी। जब मैंने आंखें खोलें, इकरम बराह रास्त मेरी आंखों में देख रहा था और मैं नज़रें नहीं हटा सकता था। उसका हाथ, जबकि उसकी माँ पीछे से मुझे सहला और दरियाफ़त कर रही थीं, और मैंने महसूस किया कि पूरी दुनिया मेरे गर्द चक्कर खा रही है। जब मेरी टांगें उकड़ गईं और मेरे आज़ा सुकड़ गए, इससे बहुत मुख्तलिफ जब मैं खुद करता था, और इतना शदीद कि मैं ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सका कि मुझसे क्या तौक़ा की जाएगी। बस खुद को इन दोनों के हवाले कर दिया जो मुझे दबोचे हुए थे। जब मेरा और इसकी माँ के बाजुओं ने मुझे गिरने से बचाया और मेरे होंठों से एक लफ्ज़ निकला, हाँ,